नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम्स और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, सिंपल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार और स्वागत है इस गहन चर्चा में। आज हमारे सामने इलेक्ट्रो वायर पॉडकास्ट का एक काफ़ी दिलचस्प अंश है और ये अंश बात करता है ट्रांसफॉर्मर कूलिंग मेथड्स पर, मतलब ट्रांसफॉर्मर को ठंडा कैसे रखा जाता है। तो आज हम इसी अंश को थोड़ा बारीकी से देखेंगे, समझेंगे कि इलेक्ट्रो वायर पॉडकास्ट क्या कह रहा है इस बारे में, ट्रांसफॉर्मर की गर्मी क्यों पैदा होती है और उसे ठंडा रखना क्यों इतना अहम है। मतलब ये सोचने वाली बात तो है ही कि ये ट्रांसफॉर्मर लगातार गर्मी क्यों बनाते हैं, और जैसा उस पॉडकास्ट अंश में सवाल उठाया गया कि अगर इन्हें ठंडा ना करें तो फिर क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी। ये सवाल बहुत सही है उस अंश में। देखिए, होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज बदलता है तो ये प्रोसेस ना 100% एफिशिएंट नहीं होता। कुछ एनर्जी तो गर्मी में बदल ही जाती है। फिजिक्स का नियम है, मतलब कॉपर लॉस आयरन लॉस जिसे कहते हैं। तो उस अंश में यही समझाया गया कि ये गर्मी अगर अंदर ही जमा होती जाए तो तापमान बहुत बढ़ सकता है, खतरनाक लेवल तक। और पॉडकास्ट का मेन पॉइंट ये था कि सबसे बड़ा खतरा होता है ट्रांसफार्मर के अंदर के इंसुलेशन को। ये वही चीज है जो वाइंडिंग्स को अलग रखती है, शॉर्ट सर्किट से बचाती है। अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो ये इंसुलेशन आप समझिए तेजी से खराब होने लगता है। उसकी जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, वो भंगुर हो सकता है, मतलब ब्रिटल, या पिघल भी सकता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के हिसाब से इंसुलेशन का खराब होना ही सबसे बड़ा रिस्क है। मतलब गर्मी सीधे ट्रांसफार्मर के हार्ट पर अटैक करती है, जिससे वो फेल हो सकता है। कुल उस अंश में तो इसे प्रीमेच्योर फेलियर यानी समय से पहले मौत तक कहा गया है। अगर इंसुलेशन फेल हुआ तो नतीजा सीधा शॉर्ट सर्किट, बहुत खतरनाक, ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा जा सकता है। इसीलिए उस पॉडकास्ट अंश ने बार बार ये पॉइंट उठाया कि कूलिंग कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। ये ट्रांसफार्मर के डिजाइन और ऑपरेशन का एक बुनियादी हिस्सा है। इसके बिना वो सेफली चल ही नहीं सकता। ये तो काफी सीरियस बात है जो उस अंश से पता चल रही है। तो ठीक है, खतरा समझ आ गया। अब इस गर्मी से निपटने के तरीकों के बारे में इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट क्या बताता है? क्या उसने ये कहा कि सबके लिए एक ही तरीका है या फिर अलग-अलग होते हैं? नहीं, उस अंश में ये बिल्कुल साफ किया गया कि भाई वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला यहाँ नहीं है। कूलिंग का तरीका कई चीजों पर डिपेंड करता है। हाँ। जैसे पॉडकास्ट ने बताया भी, ट्रांसफार्मर का साइज क्या है, मतलब केवीए रेटिंग, वो कितनी गर्मी पैदा कर रहा है, लॉस कितना है, और हाँ, उसे लगाया कहाँ गया है, आसपास का माहौल कैसा है, हवा है या नहीं। पॉडकास्ट ने शुरुआत की सबसे सिंपल तरीके से, छोटे वाले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हमें अक्सर दिखते हैं कॉलोनियों में पोल्स पर लगे हुए। इनके लिए अंश के मुताबिक एयर नेचुरल या एएन कूलिंग ही काफी होती है। एयर नेचुरल, एएन मतलब सिर्फ हवा। क्या उस अंश में इसे और समझाया गया ये काम कैसे करता है? हाँ, उसमें बताया गया था कि इन छोटे ट्रांसफार्मर में जो गर्मी बनती है वो वाइंडिंग से टैंक की बाहरी सतह तक पहुंचती है। और ये सतह अक्सर आपने देखा होगा लहरदार होती है या उस पर फिन्स लगे होते हैं। हाँ, देखा है। वो इसलिए ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। फिर आसपास की जो हवा है वो इसके कांटेक्ट में आती है, गर्मी लेती है, गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे से आ जाती है। एक तरह का नेचुरल कन्वेक्शन साइकिल बन जाता है। अंश ने इसे सबसे बेसिक और सस्ता तरीका बताया। कम गर्मी वाले ट्रांसफार्मर के लिए ठीक है ये। अच्छा, तो वो जो लहरदार डिजाइन है वो हवा से ज्यादा गर्मी निकालने के लिए है। ओके, समझ गया। लेकिन ट्रांसफार्मर तो बहुत बड़े-बड़े भी होते हैं, जैसे पावर प्लांट्स में या बड़े सबस्टेशनों में। क्या इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट ने उनके बारे में भी कुछ बताया? उनके लिए तो सिर्फ हवा से काम नहीं चलेगा शायद। बिल्कुल नहीं चलेगा। और उस अंश ने यही फर्क साफ किया। जब ट्रांसफार्मर बड़े होते हैं, मतलब मीडियम और लार्ज पावर ट्रांसफार्मर, तो वो इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं कि भाई सिर्फ हवा से बात नहीं बनती। यहाँ पर, जैसा पॉडकास्ट ने डिटेल में बताया, तेल का इस्तेमाल होता है, मिनरल ऑयल या सिंथेटिक एस्टर। ये तेल दो काम करता है। एक तो ये बढ़िया इंसुलेटर है और दूसरा गर्मी को अंदर से बाहर लाने का बहुत अच्छा जरिया है। उस अंश में तेल वाली कूलिंग के दो मेन टाइप्स पर फोकस था, ओनैन और फिर ओनेफ या ओएफएफ। ओनैन ये क्या है? ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। उस पॉडकास्ट अंश ने इसे कैसे समझाया? हाँ, ओनन मतलब ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। इलेक्ट्रो वायर पॉडकास्ट ने इसे ऐसे बताया, ट्रांसफार्मर के अंदर
तेल गर्म होता है वाइंडिंग के पास। गर्म तेल हल्का होकर ऊपर उठता है और टैंक की दीवारों या रेडिएटर ट्यूब्स की तरफ जाता है। वहां वो अपनी गर्मी हवा को देता है नेचुरली, और ठंडा होकर भारी होकर नीचे बैठता है। तेल का अपना एक नेचुरल सर्कुलेशन लूप बन जाता है। अच्छा, और बाहर हवा भी नेचुरली रेडिएटर पर बहती है और गर्मी ले जाती है। अंश ने इसे नेचुरल सिस्टम कहा। तेल भी नेचुरली, हवा भी नेचुरली। ये ओनान से तो बेहतर है, पर इसकी भी लिमिट है। यानी अंदर तेल खुद ब खुद घूम रहा है, बाहर हवा खुद ब खुद बह रही है, दोनों अपने आप। ठीक है, लेकिन फिर ये ओनैफ या ओफेफ क्या बला है? ऑयल फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड, उस अंश में इसके बारे में क्या था? हाँ, पॉडकास्ट ने ओनाफ और ओफैफ को अगले लेवल के कूलिंग सिस्टम बताया। ओनाफ मतलब ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, और ओएफएफ है ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड। ये तब यूज होते हैं जब ओनान काफी कम हो, मतलब जब ट्रांसफार्मर और भी ज्यादा गर्म हो रहा हो। ओनाफ में क्या होता है, तेल का बहाव तो अंदर नेचुरली रहता है जैसे ओनान में था, लेकिन बाहर की हवा को जबरदस्ती चलाया जाता है, फोर्स किया जाता है। इसके लिए रेडिएटर्स पर बड़े बड़े पंखे लगा देते हैं। वो पंखे तेज हवा फेंकते हैं और गर्मी को बहुत तेजी से हटाते हैं। अच्छा, तो ओनैफ में तेल अंदर अपने आप, पर बाहर हवा पंखों से। एक नेचुरल, एक फोर्स्ड। समझ गया। बिल्कुल। और फिर आता है OFA, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट ने इसे सबसे पावरफुल एयर कूल्ड सिस्टम्स में गिनाया है। इसमें दोनों फोर्स्ड हैं। तेल को भी नेचुरली बहने नहीं देते, बल्कि पंप लगाकर उसे तेजी से घुमाते हैं, वाइंडिंग से रेडिएटर तक और वापस। इससे गर्मी अंदर से बहुत तेजी से बाहर आती है, और बाहर पंखे तो हैं ही जो हवा को जोर से रेडिएटर्स पर मारते हैं। पॉडकास्ट ने ये भी बताया कि ये पंप और पंखे अक्सर टेम्परेचर के हिसाब से ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होते हैं। अच्छा, स्मार्ट सिस्टम। हाँ, ताकि जब जरूरत हो तभी एक्स्ट्रा कूलिंग मिले और एनर्जी भी बचे। अरे वाह! तो OFA में तेल को भी पंप से पुश कर रहे हैं और हवा को भी पंखों से। ये तो काफी इंटेंसिव सिस्टम लग रहा है। क्या इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट ने इन फोर्स्ड सिस्टम्स की कोई कमी या कोई चैलेंज भी बताया, जैसे पंप पंखे हैं तो मेंटेनेंस वगैरह? हाँ, उस अंश में ये बात भी थी। बताया गया कि देखिए, ओनान सिस्टम सबसे सिंपल और रिलायबल है क्योंकि उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। लेकिन ONF और OFAF सिस्टम, क्योंकि उनमें पंप और पंखे आ गए, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इनमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा चाहिए और फेलियर का थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है। भाई, पंखा खराब हो सकता है, पंप खराब हो सकता है। लेकिन अंश ने ये भी साफ किया कि बड़े ट्रांसफार्मर की भयंकर गर्मी हटाने के लिए ये कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूरी हो जाती है। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और मेंटेनेंस बढ़ेगी। ये एक जरूरी पॉइंट है उस स्रोत से। मतलब कूलिंग बढ़ाने की कीमत है थोड़ी जटिलता। क्या उस पॉडकास्ट अंश में तेल और हवा के अलावा किसी और चीज से कूलिंग का भी जिक्र था? हाँ, बिल्कुल था। पॉडकास्ट ने और भी एडवांस्ड तरीकों की बात की, खासकर बहुत ही बड़े ट्रांसफार्मर के लिए। जी। जैसे जो बड़े पावर प्लांट्स में होते हैं, वहाँ कभी-कभी वाटर कूलिंग यानी पानी से ठंडा किया जाता है। इसमें मेनली 2 तरह बताए गए। पहला OFWF, ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। इसमें तेल को पंप से एक हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं जिसमें ठंडा पानी बह रहा होता है। तेल अपनी गर्मी पानी को दे देता है, ठंडा होके वापस चला जाता है। पानी को भी पंप से चलाते हैं। जी। दूसरा ODWF बताया गया, ऑयल डायरेक्टेड वाटर फोर्स्ड। ये और भी एफिशिएंट है, जहां तेल को सीधे वाइंडिंग्स के बीच से निकालकर गर्मी हटाई जाती है। पानी से ठंडा करना। OFWF, ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। तो हवा की जगह पानी गर्मी ली जाता है। उस अंश में इसके क्या फायदे या लिमिटेशंस बताएं? जैसे पानी कहाँ से आएगा, क्या ये हर जगह मुमकिन है? पॉडकास्ट ने बताया कि पानी जो है वो हवा के मुकाबले गर्मी हटाने में कहीं ज्यादा कुशल है, मच बेटर हीट ट्रांसफर। इसलिए वाटर कूल्ड सिस्टम ज्यादा कॉम्पैक्ट बन सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन ये है कि इसके लिए लगातार ठंडे पानी का सोर्स चाहिए। कोई नदी हो, झील हो या फिर कूलिंग टावर लगाना पड़े। हाँ, ये तो है। तो ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता। और सिस्टम में लीक का खतरा भी रहता है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। तेल और पानी का मिलना अच्छा नहीं। इसलिए अंश के मुताबिक वाटर कूलिंग वहां यूज होती है जहां बहुत ज्यादा कूलिंग चाहिए और पानी आसानी से मिल जाए, जैसे बड़े थर्मल पावर प्लांट्स। तो हमने उस इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट अंश के आधार पर देखा कि कूलिंग के कितने सारे लेवल हैं। पहले सिर्फ हवा,
फिर तेल और हवा का नेचुरल कॉम्बिनेशन ओनैन, फिर तेल नेचुरल, हवा फोर्स्ड ONAF, फिर दोनों फोर्स्ड OFAF, और आखिर में पानी का इस्तेमाल OFW ODW। ये तो ट्रांसफार्मर की दुनिया का एक काफी अहम और कॉम्प्लेक्स पहलू है। उस अंश ने इन सब तरीकों को समझाने के अलावा सही कूलिंग की इंपॉर्टेंस पर और क्या जोर दिया? देखिए, उस अंश का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर था कि भाई सही कूलिंग चाहिए ही क्यों। पहला और सबसे जरूरी कारण तो हमने डिस्कस किया, इंसुलेशन की सेफ्टी और ट्रांसफार्मर की उम्र। पॉडकास्ट ने इस पर बहुत जोर दिया कि टेम्परेचर इंसुलेशन की उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर कुछ डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर इंसुलेशन की लाइफ तेजी से कम होती जाती है। शायद अर्हेनियस लॉ का जिक्र किया था उस अंश ने। दूसरा, पॉडकास्ट ने बताया कि सही कूलिंग ट्रांसफार्मर की लोडिंग कैपेसिटी बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर ट्रांसफार्मर बहुत गर्म हो रहा है तो उसे उसकी पूरी क्षमता पर नहीं चला सकते। लोड कम करना पड़ेगा ताकि वो और गर्म ना हो। हाँ, मतलब प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, इससे बिजली सप्लाई पर असर पड़ता है। तीसरा, एफिशिएंट ऑपरेशन। ज्यादा गर्मी का मतलब है एनर्जी का लॉस, वेस्टेज। तो अच्छी कूलिंग इन लॉसेस को भी कंट्रोल में रखती है। और शायद ग्रिड की रिलायबिलिटी, मतलब भरोसे पर भी असर पड़ता होगा। क्या उस अंश ने इस बारे में कुछ कहा? हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था उस पॉडकास्ट अंश का। उन्होंने समझाया कि पावर ग्रिड में जो बड़े ट्रांसफार्मर लगे हैं वो तो पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। अगर एक मेन ट्रांसफार्मर ओवरहीटिंग से फेल हो जाए तो उसका असर बहुत बड़े एरिया पर पड़ सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है और भारी नुकसान। इसलिए अंश ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो कूलिंग सिस्टम्स हैं इनका भरोसेमंद होना, इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ उस अकेले ट्रांसफार्मर के लिए नहीं बल्कि पूरे पावर ग्रिड की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए। तो अगर हम इलेक्ट्रोवायर पॉडकास्ट के इस अंश से मिली सारी जानकारी को एक साथ रखें, ट्रांसफार्मर में गर्मी बननी ही बननी है, उसे हटाना जरूरी है इंसुलेशन बचाने के लिए, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी और लाइफ के लिए। छोटे वाले हवा से ठंडे होते हैं ONN, बड़ों में तेल यूज होता है। तेल और हवा नेचुरली ONN, या हवा फोर्स्ड ONF, या तेल और हवा दोनों फोर्स्ड OFF, और बहुत बड़े केस में पानी भी OFW ODFW। और ये सब सिर्फ इक्विपमेंट की सेफ्टी नहीं बल्कि हमारी बिजली सप्लाई के भरोसे के लिए भी क्रिटिकल है। बिल्कुल सही समरी है। उस अंश ने इन सभी पॉइंट्स को काफी अच्छे से कवर किया था। ठीक है, तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में इलेक्ट्रोवायर पॉडकास्ट का वो अंश हमें किस सोच या सवाल के साथ छोड़ गया? क्या उसने भविष्य की कोई बात की? हाँ, उस अंश का एंड एक बहुत ही रेलेवेंट विचार के साथ हुआ। उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया कि हमारी एनर्जी की ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं। हम रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से ज़्यादा जोड़ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब आसपास का तापमान भी बढ़ रहा है। ये सारे फैक्टर मिलकर ट्रांसफार्मर पर और ज़्यादा थर्मल स्ट्रेस डाल रहे हैं, गर्मी का दबाव बढ़ रहा है। तो पॉडकास्ट ने ये सवाल खड़ा किया कि क्या हमारी आज की जो कूलिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भविष्य की इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं? क्या हमें और भी ज़्यादा एफिशिएंट, शायद स्मार्ट कूलिंग सिस्टम्स चाहिए होंगे जो खुद को और बेहतर कंट्रोल कर सकें? और क्या वो पर्यावरण के लिए भी बेहतर होंगे? जैसे क्या हम मिनरल ऑयल के अच्छे बायोडिग्रेडेबल विकल्प देखेंगे, या क्या सॉलिड स्टेट ट्रांसफार्मर जैसी नई टेक्नोलॉजी कूलिंग की प्रॉब्लम को ही कम कर देगी? उस अंश ने कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, पर सोचने पर मजबूर किया कि ट्रांसफार्मर कूलिंग एक लगातार डेवलप होने वाला फील्ड है। आगे इसमें नए इनोवेशंस देखने को मिल सकते हैं। ये एक ज़रूरी सवाल है जिस पर हमें आगे भी ध्यान देना होगा। वाकई ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था सोचने के लिए उस पॉडकास्ट अंश में। इस गहन विश्लेषण के लिए और इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के अंश से ये महत्वपूर्ण बातें सामने लाने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।